वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज का ये हमारा लेक्चर होगा नाटक के लिए ही दूसरा लेक्चर। इससे पहले हमने नाटक के लिए एक लेक्चर दे दिया है, ये होगा दूसरा लेक्चर। इसको भी आप ढंग से देखना, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे ही जाएंगे। देखिएगा, जितने भी तथ्य बताऊँगा सभी को आपने नोट करना है। सबसे पहले है कि जो नाटक शब्द है ये संस्कृत की नट धातु से निष्पन्न है। किस धातु से? नट धातु से निष्पन्न है। इसका अर्थ होता है अभिनय करना। जो नट धातु होता है इसका अर्थ होता है अभिनय करना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात है दश रूप का आचार्य धनंजय ने। किसने? दश रूप का आचार्य धनंजय ने नाटक की परिभाषा इस प्रकार से दी है। क्या है? अवस्था अनुकृति नाट्यम। अवस्था अनुकृति नाट्यम। अगर पूछा जाए किसकी परिभाषा होगी ये, तो ये धनंजय की हो जाएगी। इनका जो रचना है दश रूपक, इसमें इन्होंने ये परिभाषा दी हुई है। इसके पश्चात देखिएगा और भी जो परिभाषाएं दी गई हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जो नाट्यशास्त्र के प्रेरणता है, अर्थात नाट्यशास्त्र की जिसने रचना की है भरतमुनि, उन्होंने भी नाटक के संबंध में कहा है, देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाटक नामक पंचम वेद की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो याद रखना है प्रस्तुत कथन किसका होगा, तो प्रस्तुत कथन होगा भरतमुनि का। फिर से परिभाषा बताता हूँ। भरतमुनि ने कहा है, देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान और फिर यजुर्वेद से अभिनय और फिर अथर्ववेद से रस, यह लेकर इन्होंने नाटक नामक पंचम वेद की भी स्थापना की है। इसका ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि पंचम वेद के तौर पर किसे जाना जाता है, तो ये नाटक को जाना जाता है पंचम वेद के तौर पर। इसके पश्चात देखिएगा, आचार्य विश्वकर्मा है, इन्होंने रंगमंच का निर्माण किया है। पूछा जा सकता है कि जो रंगमंच का निर्माण किसने किया था, तो ये आचार्य विश्वकर्मा थे, इनके द्वारा रंगमंच का निर्माण किया गया था। भगवान शिव ने तांडव नृत्य दिया है। क्या दिया है? भगवान शिव ने तांडव नृत्य दिया है तथा माता पार्वती ने लास्य नृत्य। देखिएगा, यहाँ से अगर तांडव नृत्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये भगवान शिव होंगे, ठीक है। अगर लास्य के बारे में पूछा गया है किसने दिया है, तो ये माता पार्वती के द्वारा दिया गया है। इसका भी ध्यान रखिएगा आप, ये भी प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि अब नए नए तरह के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। इसके पश्चात है भरतमुनि की देखरेख में सर्वप्रथम अमृत मंथन नाटक का अभिनय किया गया था। किसकी देखरेख में? भरतमुनि की देखरेख में सबसे पहले अमृत मंथन नाटक का अभिनय किया गया था। इसी के साथ देखिए, जो पाश्चात्य विद्वान है पीशेल, इन्होंने कहा है, कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। ये कथन होगा पीशेल का। पीशेल कहते हैं कि जो कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से पाश्चात्य विद्वान है रिज्वे, डॉक्टर रिज्वे, इन्होंने कहा है, नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से होता है। प्रारंभिक काल में मृत आत्माओं की प्रसन्नता के लिए गीत, नाटक आदि का आयोजन किया जाता था। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रमुख कथन कहेंगे हैं। इसके पश्चात मैं आगे आपको बताऊंगा कि नाटक के रूप क्या क्या होते हैं और इन्हें शुरुआत में क्या कहा जाता था। देखिएगा, जो धनंजय है, इनके अनुसार नाटक 10 प्रकार के माने जाते हैं। धनंजय के अनुसार नाटक कितने प्रकार के माने जाते हैं? 10 प्रकार के। और वो कौन कौन से प्रकार हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक तो हो गया नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा प्रहसन, पांचवा डिम, छठा व्यायोग, सातवां संबकार, आठवां विधि, नौवां अंक और 10वां ईहामृग। फिर से बताऊंगा, देखिए, ये कथन धनंजय का है कि जो नाटक के 10 प्रकार माने जाते हैं। 10 प्रकार। जब बीच में कभी मैं आपको कहता था कि ये प्रहसन है, ये भाण है, ये अंक है, ये डिम है, ये विधि है, तो वो सब अलग अलग होते थे। यहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ उनमें क्या क्या भेद है और कौन कौन से वे हैं। धनंजय ने माने हैं 10 वेद। और फिर से बताऊंगा, नाटक पहला है, दूसरा प्रकरण है, तीसरा भाण है, चौथा प्रहसन है,
पांचवा डिम है, छठा व्यायोग है, सातवां संबकार है, आठवां विधि है, नौवां अंक है और 10वां इहामृग है। तो इसको याद रखिएगा। ये अगर कभी प्रश्न आपसे बने तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको अंकों की संख्या भी बताऊंगा कि जो भाण में कितने अंक होते हैं, प्रहसन में कितने अंक होते हैं और विधि में कितने अंक, सभी की बताऊंगा 10 के 10। देखिए, अगर भाण का पूछा जाए आपसे तो भाण में होता है 1 अंक, ठीक है, भाण में 1 अंक होगा। प्रहसन में भी 1 ही अंक होता है, प्रहसन में भी 1 होगा। विधि है जो, विधि में भी 1 ही अंक होता है। और जो व्यायोग होता है इसमें भी 1 ही अंक देखने के लिए मिलता है। फिर जो अंक है इसमें 1 से 4 तक अंक मिलते हैं, 1 से 4 तक। इसके पश्चात जो इहामृग है इसमें भी 1 से 4 तक ही आपको अंक देखने के लिए मिलेंगे। फिर जो संबकार है इसमें आपको 3 अंक देखने के लिए मिलते हैं। और जो डिम है, डिम, इसमें आपको 4 अंक देखने के लिए मिलते हैं। जो नाटक होता है, नाटक में हमें 5 से 10 अंक देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर जो प्रकरण है इसमें आपको 10 अंक देखने के लिए मिलते हैं। फिर से बताता हूँ, देखिएगा, भाण में आपको 1 अंक मिलेगा, प्रहसन में आपको 1 अंक मिलेगा, विधि में भी 1 अंक मिलेगा, व्यायोग में भी 1 अंक मिलेगा, अंके इसमें आपको 1 से 4 अंक मिलेंगे, इहामृग इसमें आपको 1 से 4 अंक मिलेंगे, संबकार इसमें 3 अंक मिलेंगे, डिम इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे, और जो नाटक है इसमें आपको 5 से 10 अंक मिलेंगे, और जो प्रकरण है इसमें 10 अंक मिलेंगे। जो यहाँ पर मैंने अंके कहा है, यहाँ पर विधि भी आएगा, अंके और विधि एक समान होता है। इसके पश्चात देखिएगा, जो भाण है इसमें केवल 1 ही अंक और 1 ही पात्र होता है। इसका भी आपने ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रूप है जहाँ पर आपको 1 अंक और 1 ही पात्र देखने के लिए मिलता है, तो यह भाण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके पश्चात है, नाटक में आपको लक्षण भी अलग अलग प्राप्त होते हैं, इनको भी देख लेते हैं हम, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्या है, नाटक का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। लक्षण अगर आपसे पूछे जाए क्या क्या लक्षण है नाटक के, तो इसमें ये प्रमुख है कि जो नाटक का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। दूसरा है, नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियों एवं 5 कार्यावस्थाओं से समन्वित 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए। क्या क्या है, नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ होनी चाहिए, 5 कार्यावस्थाएं होनी चाहिए, 5 संधियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है, नाटक में स्थान स्थान पर विलास, हर्ष, शोक आदि गुणों का भी समावेश एवं सुख दुख आदि की भी अनुभूति होनी चाहिए, तभी तो वो नाटक कहा जाएगा। क्योंकि देखिए, जो हमारी ज़िंदगी का नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हमारे संसार का नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें हमारे जीवन की तरह ही गुण और दोष होने चाहिए, तभी हमें वास्तविकता पता चलेगी क्या ये नाटक ही है, हम ही इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और ये हमारे ज़िंदगी से ही रिलेटेड होता है, तभी तो उसमें आनंद मिलेगा ना। इसके पश्चात जो चौथा लक्षण होगा, नाटक में 5 से लेकर 10 अंक होने ही चाहिए, जैसे कि ऊपर बताया था मैंने आपको। इसके पश्चात है 5वां, नाटक का नायक किसी प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदात्त एवं प्रतापशाली राजा होना चाहिए या फिर मानव होना चाहिए। छठा है, नाटक में श्रृंगार अथवा वीर रस से कोई एक प्रधान प्रधान रस होना चाहिए। क्या है, जो नाटक है, नाटक में श्रृंगार अथवा वीर रस से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए एवं अन्य रस के सहायक के रूप में यहाँ पर चलन होना ही चाहिए। फिर है अंतिम, नाटक का कथानक गाय के पूंछ के अग्रभाग के समान आपस में जुड़ा होना चाहिए, अर्थात उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अंक आपने समाप्त कर दिया, उसके पश्चात आगे जाने का कोई औचित्य ही नहीं रहता, फिर भी आप उसे घसीट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो गाय की पूंछ के अनुसार जैसे कोई चल रही है ना गाय, उसके पीछे पीछे उसकी पूंछ भी निरंतर उसके साथ चलती रहती है, उसी प्रकार से उसमें नाटक में निरंतरता होनी चाहिए, तभी उसमें देखने के लिए आनंद मिलता है। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं या फिर नाटक देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको निरंतरता देखने के लिए बनती ही है ना। उदाहरण के लिए देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, अगर आप एक एपिसोड देखेंगे उसके पश्चात बंदों में ये लगा रहता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, उसी प्रकार से नाटक में ये चीज़ें होनी अवश्य होती है, बिना इंटरेस्ट के वहाँ पर कोई देखता नहीं है उसको। फिर इसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर तो मैंने डिस्कस कर दिए नाटक के लक्षण। इसके पश्चात मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, जो नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं वे कौन कौन सी हैं। पहले तो ध्यान रखिएगा, नाटक में कितनी अर्थ प्रकृतियाँ हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं। पहली होगी बीज, दूसरी बिंदु,
तीसरी पताका, चौथी प्रकृति और पांचवा कार्य। नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियां हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। इसी प्रकार से नाटक में 5 कार्य अवस्थाएं भी होती हैं। नाटक में कितनी कार्य अवस्थाएं होती हैं? 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति, फलागमन। कौन कौन सी है? आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागमन। ये 5 यहाँ पर कार्यावस्थाएं होंगी। इसी प्रकार से नाटक में 5 संधियां भी होती हैं। कितनी संधियां? 5। देखिएगा कौन कौन सी हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। फिर से देखिएगा, नाटक में 5 संधियां होती है। पहला है मुख, दूसरा है प्रतिमुख, तीसरा है गर्भ, चौथा है विमर्श और पांचवा है निर्वहन। इनका भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आगे आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो नाटक की 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं वे कौन कौन सी हैं और इसमें क्या क्या समाविष्ट किया गया है। देखिएगा, बीज हो गया, बिंदु हो गया, पताका हो गई, प्रकृति हो गया और कार्य। इसमें देखिएगा जो बीज है, इसमें कथा वस्तु के आरंभ में मूल बात को बीज कहा जाता है। अर्थात जो कथा वस्तु की आरंभ की बात होती है, जो वहाँ पर उद्देश्य से कही गई बात होती है, उसे हम बीज कहते हैं। जो पहले सूक्ष्म कथन होते हैं वही बीज की ओर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसके पश्चात जो बिंदु होता है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ जुड़ी हुई किसी अवान्तर कथा की समाप्ति के अवसर पर प्रधान कथा के साथ संबंध विच्छेद न होने देने वाली प्रकृति को बिंदु कहते हैं। ठीक है। और देखिए, जो पताका से क्या तात्पर्य होता है? ऐसी कथा जो मुख्य कथा के मध्य से प्रारंभ होती है किंतु समानांतर दूर तक चली जाती है, उसे हम पताका कहते हैं। उदाहरण के लिए रामायण में सुग्रीव की कथा को आप ले सकते हैं। इसी के साथ जो प्रकृति है, चौथा अर्थ प्रकृति, इसमें देखिए ऐसी कथा जो आधिकारिक कथा से मध्य में प्रारंभ होती है और थोड़ी दूर बाद समाप्त हो जाती है, उसे प्रकृति कहते हैं। फिर इसके पश्चात है कार्य। कार्य में कथा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रकृति को कार्य कहते हैं। इस कार्य तक पहुंचने का माध्यम 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। तो कार्यावस्थाएं भी मैंने आपको बता दी थी। एक तो आरंभ है, दूसरा प्रयत्न, तीसरा प्राप्ति आशा, चौथा नियताप्ति और पांचवा फलागम। तो ये यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सारे तथ्य बता दिए हैं। इसके पश्चात देखिएगा, आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि नाटक के तत्व कितने स्वीकार किए जाते हैं। तो नाटक के तत्व स्वीकार किए जाते हैं 7। कितने? 7। जो 7 हैं ये नाटक के तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा पात्र चरित्र, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है देश काल या वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य और सातवां है अभिनयता। देखिएगा फिर से, नाटक के 7 तत्व हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र चरित्र, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य और सातवां अभिनयता। इसका ध्यान रखना है, ये भी पूछे जाने वाला प्रश्न बनता है। इसके पश्चात देखिएगा, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नाटक में नायक कितने प्रकार के हो सकते हैं। जो नाटक होता है इसमें नायक होते हैं 4 प्रकार के। इतने प्रकार के नाटक अभी तक वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? धीरोदात, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित। फिर से बताऊंगा, धीरोदात, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित। ये होते हैं 4 नायक नाटक में। धीरोदात से तात्पर्य है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नाटक। क्या है? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नाटक। धीरोदत्त का तात्पर्य निकलता है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु अभिमानी नायक। देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिया गया है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न तो दोनों है, परंतु जो धीरोदात होता है ये शूरवीर नायक होता है, और जो धीरोदत्त होता है ये श्रेष्ठ गुणों से संपन्न तो होता है किंतु यह अभिमानी नायक होता है। फिर है धीर प्रशांत। इसमें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु धैर्यशाली नायक होता है। ये धीर प्रशांत धैर्यशाली नायक होता है। और जो धीर ललित होता है यह श्रेष्ठ गुणों से संपन्न कला प्रिय नाटक होता है, अर्थात क्रीड़ा प्रिय नायक से माना जाता है। तो ये कुछ एक यहाँ पर मैंने आपको नायक बता दिए।
इसी के साथ देखिए जो नाट्यशास्त्र के अनुसार, जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, इसके अनुसार नायिका के 3 भेद माने गए हैं। पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नायिका के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं, तो ये 3 माने गए हैं। ये नाट्यशास्त्र के अनुसार कहे गए हैं। तो देखिए पहला होगा स्वकीया, दूसरा परकीया, तीसरा गणिका या फिर सामान्या। फिर से बताऊंगा, स्वकीया, परकीया, सामान्या या फिर गणिका। ये होगी यहाँ पर नायिका के 3 भेद। इसी के साथ देखिएगा यहाँ पर और भी आपको थोड़े से तथ्य बता देता हूँ कि जो नाटक का विकास क्रम है यह बांटा गया है 4 कालों में। कितने कालों में? 4 कालों में। नाटक का विकास क्रम कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में। पहला है पूर्व भारतेंदु कालीन नाटक, दूसरा है भारतेंदु कालीन नाटक, तीसरा है प्रसाद कालीन नाटक और चौथा है प्रसादोत्तर कालीन नाटक। यहाँ पर देखिएगा जो नाटककार विशेष है उसके नाम पर नाटक के समय का नाम रखा है। जैसे कि पूर्व भारतेंदु कालीन नाटक, अर्थात जो भारतेंदु के समय से पूर्व में घटित हुए या रचित नाटक है उन्हें भारतेंदु पूर्वकालीन नाटक कहा गया है, जिसका समय 1857 ईस्वी से लेकर भारतेंदु से पूर्व रचित नाटक है वहाँ तक इनका समय माना जाता है। ठीक है, क्या है? 1857 से पूर्व रचित नाटक। यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया, जो भारतेंदु पूर्वकालीन नाटक है इसका समय रहेगा 1857 ईस्वी से पहले के नाटक, बाद के नहीं। 1857 से पहले जितने भी नाटक रचे गए हैं ये सारे भारतेंदु कालीन पूर्व नाटक होंगे। दूसरा जो है भारतेंदु कालीन नाटक, इसका समय होगा 1857 से लेकर 1900 तक। देखिए मैं बताता हूँ, भारतेंदु पूर्व नाटक का समय होगा 1857 से पूर्व का। ठीक है, इसके पश्चात जो आएगा भारतेंदु कालीन नाटक, इसका समय क्या होगा? 1857 से लेकर 1900 तक। इसके पश्चात देखिएगा प्रसाद कालीन नाटक, इसका समय कब से कब तक होगा? 1900 से लेकर 1930 ईस्वी तक। प्रसाद कालीन नाटक का समय 1900 से लेकर 1930 तक है। इसके पश्चात जो प्रसादोत्तर कालीन नाटक है इनका समय होगा 1930 से लेकर अब तक। तो ये अब तक का समय इसका माना जाता है। ठीक है, प्रसादोत्तर कालीन नाटक का। तो ये कुछ एक तथ्य भी आपको बता दें, यहाँ पर आपको इन सब का ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखिएगा कुछ और तथ्य यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर कभी आपसे ये प्रश्न बने कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी को, और इसके रचनाकार कौन होंगे? लाला श्रीनिवास दास। इसके पश्चात है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे? लाला सीताराम। ये सर्वाधिक अनुदित नाटककार के तौर पर भी जाने जाते हैं, सर्वाधिक अनुदित नाटक इन्होंने किए हैं। इसके पश्चात है हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक अथवा खड़ी बोली का पहला नाटक कौन सा होगा? तो ये होगा शकुंतलम। इसके रचनाकार कौन होंगे या फिर अनुवादकर्ता कौन होंगे? राजा लक्ष्मण सिंह। और समय कब है इसका अनुवाद करने का? 1863 ईस्वी। इसके पश्चात है हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, जिसका समय 1868 है, और इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये होंगे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। कौन होंगे? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इसके पश्चात है हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता कौन है, या फिर समस्या परक नाटक सबसे पहले किसने लिखे थे हिंदी में, और मुख्य भी वही माने जाते हैं? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र होंगे। तो कौन है ये? लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता कौन है? तो ये होंगे जयशंकर प्रसाद। इसके पश्चात है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में। जितने भी तथ्य बता रहा हूँ सभी को नोट करिएगा, तभी मैं आराम से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर वॉल्यूम थोड़ा स्लो है तो वॉल्यूम को बढ़ाइएगा, और फिर अगर स्पीड कम या ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में की थी। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य होगा करुणालय, इसका समय है 1913, और इसके ये रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य होगा करुणालय, 1913 इसका समय है, और जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये रचित है।
इसी के साथ हिंदी में प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक कौन है? तो हिंदी में प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक होंगे जयशंकर प्रसाद, और इनका जो नाटक होगा प्रतीकवादी तो था कामना नाटक। कामना, इसका प्रकाशन वर्ष या समय कब का है? 1927 का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इप्टा, अर्थात इप्टा का अर्थ निकलता है जन नाट्य संघ। जो जन नाट्य संघ या फिर इप्टा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसके पश्चात भारत का सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिएगा जो भारत का पहला पाश्चात्य नाटक स्थापित किया गया था तो ये बंगाल में किया गया था। कहाँ पर? बंगाल में। तो देखिएगा इस तरह से मुझे लगता है कि जो जो तथ्य मैं आपको बताना चाहता था वे सभी मैंने आपको बता दिए, और आप इन सभी को अवश्य नोट करना क्योंकि ये बेहद ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यहाँ से आपसे भविष्य में प्रश्न बन ही सकते हैं। इसके पश्चात देखिएगा थोड़े से और आपको यहाँ पर तथ्य बताता हूँ कि जो अब्दुल रहमान की रचना थी संदेश रासक, इसमें भी आपको नाट्य गुण मिलते हैं। कौन सी? संदेश रासक है, यह अब्दुल रहमान की रचना है। समय इसका 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक है, इसमें भी आपको नाट्य के गुण मिलते हैं। फिर जो गोरक्ष विजय है ये विद्यापति की रचना होगी, इसका समय भी 13वीं शताब्दी है, इसमें भी नाट्य तत्व मिलते हैं। फिर देखिए रामायण महानाटक है, इसके रचनाकार प्राणचंद्र चौहान है और इसका समय 1610 है, इसमें भी नाटक के गुण मिलते हैं। समय सार बनारसी दास की रचना है, 1636 इसका समय है, इसमें भी नाट्य रूप मिलते हैं। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है, 1643 इसका समय है, इसमें भी आपको नाटक के तत्व मिलते हैं। फिर जो शकुंतला है नेवाज की रचना है, इसमें भी आपको नाटक के तत्व मिलते हैं। और जो नहुष है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह गोपाल चंद्र गिरिधर दास की रचना है, 1857 इसका समय है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये पिता हैं। ये तो आपको पूरा नाटक मिलता ही है, इसमें सारे नाटक के गुण मिल जाते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से हमने कुछ ये तथ्य डिस्कस किए, तो इनको आपने याद रखना है। एक मैं भूल गया था, मुझे याद आया कि जो आनंद रघुनंदन है, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह का, इसका समय 1700 ईस्वी है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक भी स्वीकार किया है, इसको भी आपने नोट करना है। तो देखिएगा इस प्रकार से हमने आपके साथ कुछ तथ्य डिस्कस किए। मुझे पूर्ण आशा है कि सभी को आपने नोट किया होगा। आप पहले वीडियो को सुनिए, फिर इसको